अब साथियों, हम जो दूसरी धारा थी, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से राष्ट्र बनाने की जो धारा थी, इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्र बनते समय दुनिया में बहुत तरीके की नस्लें थीं। एक देश के अंदर भी कई तरीके की नस्लें थीं। तो कई नस्लें पैदा हो गई तो एक नस्ल का राष्ट्र नहीं बन सकता था। तो पूरे राष्ट्र को बांधने के लिए धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत इजाद किया गया। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में क्या कहा गया? धर्मों को राजसत्ता से अलग रखेंगे, धर्म की स्वतंत्र गतिविधि होगी, धर्म की स्वतंत्र मान्यता होगी, धर्म अपना जिस तरीके से बढ़ाना चाहता है, जो भी करना चाहता है, उसको पूरा सुरक्षा मिलेगा, मगर धर्म का राजसत्ता में दखल नहीं होगा। धर्म की किताबों से राजसत्ता नहीं चलेगी। वो इस विचारधारा ने दुनिया के अंदर जो बहुत सारे राष्ट्रों का जन्म दिया। इसी विचारधारा ने हमारे देश के अंदर कांग्रेस की विचारधारा को जन्म दिया। इसी विचारधारा ने ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन की जो सरकार थी रानी विक्टोरिया की, उसको वैचारिक रूप से तैयार किया था। तो अंग्रेजों की सरकार ने भी हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से हमारे देश को चलाने की कोशिश की। ये जरूर है कि उन्होंने हिंदू मुसलमान का लड़ाई कराया, उसका बीज बोया अपने राजनीतिक फायदे के लिए, मगर कोई वो धर्म से राजसत्ता चलाने का कोशिश नहीं किए। ये हमको ध्यान रखना है। तो ये विचारधारा जो है दुनिया के बहुत सारे देशों में बांधने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। हमारे देश के अंदर भी धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ राष्ट्र बनाने का सिद्धांत देश की जनता ने स्वीकार किया। उस समय कांग्रेस ने स्वीकार किया, इसी विचारधारा को कम्युनिस्टों ने स्वीकार किया, क्रांतिकारियों ने स्वीकार किया। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़ करके बाकी देश की सभी धाराओं ने इसी विचारधारा को स्वीकार किया। इसी विचार के कारण से महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय ये कहा कि आप जो भी वहाँ जाना चाहता है चला जाए, जो मुसलमान यहाँ रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से चलेगा। आपको सब तरीके के अधिकार इस देश के अंदर मिलेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि उस विचारधारा के कारण महात्मा गांधी ने ऐसा कहा। तो विचारधाराएं प्रमुख होती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नस्ली चेतना की विचारधारा के साथ था, इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पूरी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का विरोध किया। विरोध का आधार तत्व क्या था? वो नस्ली चेतना की विचारधारा। तो दोनों विचारधाराएं हमारे देश के सामने थीं, दो धाराएं हमारे देश के सामने थी। आज़ादी के आंदोलन में धर्मनिरपेक्ष की धारणा को हमारे देश की जनता ने स्वीकार किया। इस विचारधारा से हमारे देश के अंदर ये धारणा निकली कि अब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये धारणा किससे निकली? धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से। दूसरा, हमारे देश की जो परिस्थिति थी, क्योंकि हमारा देश बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारी संस्कृतियों में, बहुत सारी अनेकता है हमारे देश के अंदर। ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं है। अब इस पूरे देश को बांधना था, इस पूरे देश को इकट्ठा करना था। आज़ादी के आंदोलन के पहले ही ये देश इकट्ठा हुआ। अंग्रेज़ों ने धर्म की सत्ताओं को ख़त्म किया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कम से कम 500 से ऊपर रियासतें थीं राजाओं की, बहुत सारी अलग अलग रियासतें थीं जो जिंदा थीं। और वो रियासतें अपनी रियासत को देश बोलने लगे। तो ये बहुत बड़ा चुनौती था। धर्म के साथ में भाषा के आधार पर झगड़े होने लगे और अलग अलग राज्य भाषाओं के आधार पर बनने की मांग होने लगी। अलग अलग संस्कृतियों का मतलब वजूद जो था उनका वो दिखने लगा। तो ऐसा दिखने लगा था कि देश के पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे, पता नहीं कितने देश बनेंगे। इस सारी विचारधारा को जोड़ने का काम किसने किया? धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा। सारी संस्कृतियों का, सारी भाषाओं का, सारी बोलियों का, अलग अलग कल्चर का, अलग अलग संघ का, इसलिए संघीय ढांचा बनाया।
और संघीय ढांचे का आधार क्या है संविधान के अंदर? आप देखेंगे जितने भी हमारे प्रदेश हैं वो किसी भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, कल्चर के आधार पर अलग अलग रूप में बने हुए हैं। तो ये अपने आप पैदा नहीं हो गए, इनको धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ, इस विचार के साथ बांधा गया। इसलिए इस विचार ने इस पूरे कल्चर को देश के साथ जोड़ दिया। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा ने सारे धर्मों को जोड़ा साथ में और सारे कल्चर को जोड़ा साथ में। इसलिए धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा ने हमारे देश को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनने के बाद 1925 के बाद उन्होंने निरंतर लोगों की दिमाग में नस्लीय चेतना को चढ़ाने का अभियान निरंतर जारी रखा और हम देखते हैं कि 2014 तक वो देश की जनता के अंदर नस्लीय चेतना को जगाने में सफल हुए और उन्होंने अब वो इस धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से जो देश को बांधा गया, इस पूरी अवधारणा को तोड़ करके नस्लीय चेतना की अवधारणा से राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, जिसको वो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। ये वैचारिक अंतर अच्छी तरीके से समझने का जरूरत है। तो इस विचारधारा ने देश को बांधा, इस विचारधारा ने हमारी देश की संस्कृतियों को बांधा, इस विचारधारा ने संविधान के राज को स्थापित किया। ध्यान रखना है, संविधान का राज स्थापित इस विचारधारा के कारण हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संविधान जिस तरीके का बना, इसलिए बना पाए कि कांग्रेस इस विचारधारा के साथ थी, कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी इस विचारधारा के साथ थे। संविधान में दुनिया के जो मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, वो सबको डाल पाए। मगर इसमें क्या होता है, जब लोग धार्मिक लड़ाइयों से बाहर होते हैं तो आदमी तर्क, वितर्क और विज्ञान की भाषा में बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, नीतियों की बात करते हैं, आर्थिक नीतियों की बात करते हैं। फिर रोजी रोटी रोजगार मुद्दा बनता है, जीवन के असल सवाल मुद्दे बनते हैं। तो ये इसका सकारात्मक पक्ष है जिसको हमको ध्यान रखना है। ये विचारधारा अंधश्रद्धा पैदा नहीं करती, इस बात को भी ध्यान रखना है। मोटा मोटा इस बात को समझना है कि जो भी विकृति नस्ली चेतना पैदा करती है, वो सारी विकृतियां ये विचारधारा पैदा नहीं करती है। इसी विचार के कारण से फिर क्या कॉन्सेप्ट निकला, जैसे मैंने बताया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसी विचार से भारत माता का कॉन्सेप्ट निकला। इसलिए भारत माता का कॉन्सेप्ट दो तरीके का हो गया। एक भारत माता तिरंगा लिए हुए है, जो भारत माता इस धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से पैदा हुई है, जिसका सिद्धांत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का सिद्धांत है। दूसरी भारत माता हिंदू राष्ट्र वाली है, जो भगवा झंडा लिए हुए है। जो भगवा झंडा की राजनीति है वो नस्ली चेतना के आधार पर राष्ट्र बनाने की राजनीति है। तो ये भारत माता का कॉन्सेप्ट निकला, जिस भारत माता के कॉन्सेप्ट ने पूरे देश को, पूरी संस्कृतियों को बांधने का कोशिश किया। इस तत्व को भी ध्यान रखना है। यदि हमारे देश के अंदर नस्ली चेतना का विचारधारा इस तरीके से नहीं उठता, गोलवलकर या सावरकर ने जो हिंदुत्व का सिद्धांत दिया, ये लोग राष्ट्र बांटने की बात या एक राष्ट्र एक नस्ल का राष्ट्र बनाने की बात नहीं करते, तो शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। ये विचारधाराओं का असर है जो मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। हमारे देश के अंदर जितना भी विकृति है, ये विकृति इसलिए पैदा भी हो गया क्योंकि नस्ली चेतना के आधार पर राष्ट्र बनाने वालों के हाथ में हमारा राष्ट्र आ गया। अब इस धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को ख़त्म कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को, स्ट्रक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। अब वो फांसीवादी जो नस्ली चेतना का स्ट्रक्चर है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी विकृति पैदा हो रही है। आज की तारीख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धर्मनिरपेक्षता का जो स्ट्रक्चर था, धर्म से राजनीति
को अलग रखना है, इसको उन्होंने पूरी तरीके से तोड़ दिया। अभी वो धर्म से ही राजनीति को चला रहे हैं। अभी वो हर चीज में धार्मिक अंधविश्वासों को सरकार के काम में, सरकारी कार्यक्रमों में, यहाँ तक कि सारे सरकारी आवासों में उन्होंने मंदिरों को बना दिया। सारे मंत्री, प्रधानमंत्री लोग अपने आवासों में भगवानों की पूजा कर रहे हैं, मंदिर बना दिए। तो ये सारा तरीके से इसको भगुआकरण कहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो बसों को भी भगुआ पोत दिया, पूरे सरकारी ऑफिस को भी भगुआ बना दिया। वो तो जहाँ जाते हैं वहाँ उनको भगुआ कलर ही चाहिए। तो सरकारी जो तंत्र है, सरकारी का जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का स्ट्रक्चर है, उसको पूरी तरीके से उन्होंने बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये उनकी विचारधारा की समझ के कारण हुआ। कोई योगी आदित्यनाथ आके कर दिया नहीं है, कोई दूसरा भी आएगा तो वो भी वही करेगा। नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, कोई दूसरा आएगा वो भी वही करेगा जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये साथियों विचारधारा का खेल है, और विचारधारा को समझना हमको बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों अभी जैसे सीएए लेके आए, एनआरसी हुआ, सीएए एनआरसी, ये इसी नस्लीय चेतना से मुसलमानों को टारगेट किया। एनआरसी में वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं केवल। तो इस बात को हमको ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि ये नस्लीय चेतना का लक्ष्य में मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट हैं। तो उन्होंने एनआरसी कराया, सीए कराया, और भी बहुत सारा कुछ मुसलमानों के प्रति लिंचिंग हुई, उनकी मारे गए बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारा कुछ हुआ मुसलमान, और निरंतर अभी चल रहा है। अभी बुल्डोजर चल रहे हैं। किसी भी मुसलमान ने कुछ किया तो उसके घर पे बुल्डोजर जाके बुल्डोजर से पूरा उसके घर भर सब तोड़ देते हैं। तो ये विकृति चल रही है नस्ली चेतना के कारण से, नस्ली चेतना की विचारधारा के कारण से ये राजसत्ता के अंदर ये विकृति आई हुई है। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा आप देखो दलितों के ऊपर। अब दलित तो उसी दलितों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो वर्ण व्यवस्था के कारण से, उनको विदेशी नहीं कह रहे हो, वो वर्ण व्यवस्था से कारण कह रहे। वर्ण व्यवस्था में दलितों को औकात में रहने का एक सिस्टम है। उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना है, उनको धन संपत्ति नहीं रखना, समाज में उनका कोई अधिकार नहीं। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ इसमें, मगर दलितों के ऊपर एकदम से हमले बढ़े, क्योंकि ये नस्ली चेतना में ये मनुस्मृति की व्यवस्था कायम करना। तो इसमें दूसरी नस्लों को कंट्रोल करना है, उसके साथ में उनको नस्ल के अंदर का जो हिस्सा है वर्ण व्यवस्था में, उनको भी कंट्रोल करना है, ताकि वो ब्राह्मणों का सेवा करने को तैयार हो जाए, वो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर लें। पिछड़ी जातियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ताकि पिछड़ी जाति के लोग वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अपने आप को स्वीकार करें। वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलने के लिए बहुत सारे उनके प्रचार प्रसार, बहुत सारे लोग खुला बोल रहे हैं, आरएसएस के लोग बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। बहुत सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय इस वर्ण व्यवस्था को सही कह रहे हैं। तो इस बात को ये कहाँ से आ गया एकदम से? ये इसलिए आ गया क्योंकि एक धर्म का राष्ट्र कायम करना है, नस्ल की चेतना का हिस्सा है। अभी अगर एक उल्टा कह दो आप कि चलो ठीक है वर्ण व्यवस्था लागू कर लो, मगर अब एक काम करते हैं क्या, उल्टा कर देते हैं। दलित जो है, जो हैं शूद्र जो हैं, अब वो ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का काम करेंगे, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अब शूद्रों का काम करेंगे। ऐसा कर लो, फिर वर्ण व्यवस्था चला लो, तो आप समझ लीजिए कि उनको पसीना छूट जाता है, पसीना छूट जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये विचारधाराओं में वर्गीय चरित्र भी है, वर्ग भी है जिसको ध्यान रखना है। इसीलिए इस नस्ली चेतना की विचारधारा के साथ में पूंजीपति रहता है, पूंजीपति इसको बढ़ाता है, पूंजीपति इसको पालता है, क्योंकि ये विचारधारा आम जनता के दिमाग को कंट्रोल करती है और उसकी चेतना से असल सवालों को भटका देती है। उसी बीच में पूंजीपति पूरे देश को लूटने का कोशिश, उसको मौका मिल जाता है, पूरा देश को लूट लेता है और कोई कुछ कर नहीं पाता है। तो इस बात को भी साथी हमको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इन्होंने दलितों पर हमले किए। अब आ जाओ कम्युनिस्टों के ऊपर। कम्युनिस्टों के ऊपर टारगेट करके हमला हो रहा है,
और कम्युनिस्टों को और दलितों को दोनों को टारगेट करके हमला कर रहा है। इसलिए इसे हमने बहुजन और वामपंथ किताब लिखी है। ध्यान रखना, भीमा कोरेगांव के जो हिंसा हुई थी उस हिंसा में उन्होंने क्या नाम से टारगेट किया? कम्युनिस्टों को टारगेट किया। जितने भी लोग जेलों में हैं, अभी भी लोग जेल में हैं, वो सारे लोगों के ऊपर आरोप है कि इनका माओवादियों से, नक्सलियों से संबंध है। ये आरोप लगाए गए। ये आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री की हत्या करने का प्लान बनाए। तो आप देखेंगे कि उसमें नक्सली के नाम पे जो भी बुद्धिजीवी है, कम्युनिस्ट हैं, वो टारगेट में हैं, और दलित भी, दलितों के अंदर जो आज की तारीख में बहुजन आंदोलन में जो बौद्ध के दर्शन को, वैचारिक दर्शन को फैला रहे हैं, वो भी उनके टारगेट में। इसलिए गौतम बुद्ध का दर्शन, चारवाक का दर्शन, कार्ल मार्क्स का दर्शन, ये तीनों दर्शन अभी पूरी तरीके से आरएसएस के कट्टर विरोधी हैं। आरएसएस पूरी ताकत के साथ इन पर हमला कर रहा है, वैचारिक रूप से और फिजिकली रूप से। तो ये आरएसएस क्यों कर रहा है? ये आरएसएस के दिमाग में क्यों आया भैया ऐसा करने का? ये इसलिए आया कि नस्ली चेतना के आधार पर ये जो बहुजन और वामपंथ या भौतिकवादी दर्शन की विचारधारा है, यही विचारधारा इस नस्ली चेतना का काट है, इसी नस्ली चेतना का विकल्प है। नस्ली चेतना को खत्म करने का काम भौतिकवादी दर्शन करेगा। गौतम बुद्ध का दर्शन, चारवाक का दर्शन, कार्ल मार्क्स का दर्शन, यही तीन दर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हिंदू राष्ट्र का सपना और पूंजीपतियों का, पूंजीवादी व्यवस्था का लूट का सपना, ये कौन खत्म करेगा? ये लोग खत्म करेंगे। इसीलिए वो ये नस्ली चेतना की जो विचारधारा है, उनका ये कट्टर विरोधी है, दुश्मन है, मुसलमानों ईसाइयों के अलावा। ये ध्यान रखना है, दलित और कम्युनिस्ट। इसलिए आज की तारीख में हमने जो बहुजन और वामपंथ किताब लिखी है, उसके अंदर ये समझाने की कोशिश की है कि बहुजन और वामपंथ दोनों भौतिकवादी विचार से चलने वाली ताकतें हैं। इसलिए इन ताकतों को मिलकर एक बड़ी ताकत बनना चाहिए, जो ताकत आगे ये फांसीवाद के साथ टकराने के लिए तैयार हो, जिसमें गौतम बुद्ध का दर्शन और चारवाक का दर्शन, गौतम बुद्ध के दर्शन के साथ में आगे चारवाक के दर्शन तक जाना पड़ेगा, और राजसत्ता के दर्शन में कार्ल मार्क्स के समाजवाद के दर्शन को लेना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें मिला करके इस फांसीवाद को ख़त्म कर पाएंगे हम। इसलिए हमने बहुजन और वामपंथ किताब को लिखा। यदि आप उसको पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें, आपको मजा आएगा। तो ये सारे तथ्य और तर्कों को ध्यान रखना। कोई भी चीज़ ऐसी घटित नहीं होती राजनीति में जिसका विचारधारा के साथ संबंध नहीं होता। इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। आपके जीवन में क्या होगा, आप क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कौन सा त्यौहार मनाएंगे, कौन सा त्यौहार नहीं मनाएंगे, आप किसको दुश्मन मानेंगे, किसको दोस्त मानेंगे, आपके जीवन में कितना रुपया आएगा, आपका जीवन स्तर कैसा होगा, आपके जीवन के बच्चों का आप भविष्य कैसा होगा, ये सब कुछ विचारधाराएं तय करती हैं। विचारधाराएं राजसत्ताओं के द्वारा आम आदमी के जीवन को कंट्रोल करती हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। इसीलिए राजनीति को अच्छी तरीके से समझना, विचारधाराओं को अच्छी तरीके से समझना, विचारधाराओं से राजनीतिक धाराओं को समझना, राजनीतिक विकृतियों को समझना, राजनीतिक अच्छाइयों को समझना, ये सब समझना आम जनता का जरूरी है। जब हम ये सारा चीज़ को समझेंगे तभी हम सही तरीके का राजनीति को चुन पाएंगे, तभी हम सही तरीके का राजनीतिक निर्णय ले पाएंगे। इन सभी बातों को साथ ही समझना है। अब मैं इस बात को ख़त्म करता हूं क्योंकि मैंने काफ़ी समझा दिया, इतना समझ गए होंगे आप, तो बाकी चीज़ों को पकड़ने में, समझने में आपको आसानी होगी। तो साथियों, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने इसके पहले जितने भी वीडियो बनाए सबको सुने साथी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराने में सहयोग करें। हमने 6 किताबें लिखी हैं, इनको ज़रूर पढ़ें खरीद करके। राजनीति, राज करने की नीति, विचारधाराएं, संगठन आत्मालोचनात्मक सिद्धांत,
वैचारिक एकता का आधार, बहुजन और वामपंथ। 2 किताबें और प्रिंट होने वाली हैं अभी बहुत ही जल्दी, कृषि और किसान, इतिहास और चुनौतियाँ, ट्रेड यूनियन आंदोलन, इतिहास और चुनौतियाँ। और हमारी किताबों का लिखना निरंतर जारी रहेगा, जिसमें बहुत सारी नई नई जानकारी, वैचारिक जानकारी आपको देने का कोशिश करेंगे साथियों। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में जल्दी आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।